चैप्टर 4 समतल में गति लेक्चर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जो सदिश होते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था कि वो नॉर्मल बीजगणितीय योगों से जोड़े नहीं जा सकते, घटाए नहीं जा सकते। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे हम सदिशों का संकलन यानी कि योग और व्यवकलन यानी कि घटाना, हम उनका ये संक्रिया उन पर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मूलभूत नियम है वो आज हम पढ़ेंगे और उनमें से पहला है त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, और दूसरा है सदिश योग का चतुर्भुज नियम। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें पहले मान के चलते हैं। पहले हम उसके बारे में आपको सूचना दे देते हैं जिनका हम योग पर जाने से पहले अपने दिमाग में थोड़ा सी उसकी स्पेस कर लेंगे हमेशा के लिए, कि जब भी आप सदिश को सरकाएं, सदिश को यहाँ से वहाँ उठाकर ले जा सकते हैं, बशर्ते आप उसका परिमाण नहीं बदलें और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आए। समांतर रूप से आप कहीं पर भी सदिश को सरका सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, आप जब भी सदिश का योग करेंगे, व्यवकलन करेंगे, आपको हमेशा सदिश राशि ही परिणाम में मिलेगी। ठीक है। तीसरी चीज़, समान राशि को आप जोड़ सकते हैं सदिश के रूप में। ऐसा नहीं है कि हम समवेग को बल से जोड़ देंगे, बल को विस्थापन से जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसा आपने आज तक किया है, आप जैसे अदिश और बीजगणित में चलते थे, जिन चीज़ों को जोड़ सकते थे, समान टाइप की राशियाँ होती थी जिनको आप जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे। सदिश राशियाँ समान प्रकार की होंगी, तभी उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकेगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज नियम कैसे लगाएंगे। पहले समझ लेते हैं, कथन बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, ये हमारे पास दो सदिश हैं, ए सदिश और ये रहा हमारा बी सदिश। जब हम इन पर त्रिभुज नियम लगाएंगे तो विशेष तौर पर इनकी जमावट पे ही ध्यान दिया जाता है। ये ए सदिश को इस प्रकार से रखेंगे कि वह बी के पुच्छ से जुड़ जाए और इस प्रकार से हम व्यवस्था कर देंगे। मतलब एक ही क्रम में ये दो सदिश रखे जाएंगे। देख सकते हैं एक ही क्रम में ये लगी हुई है, जिस क्रम में ए लगा हुआ है उसी क्रम में आगे बी चल रही है। हमें देखने पर ऐसा लगता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं हों, तो तीसरी कहाँ है? तो सदिश का जो बचा हुआ पुच्छ है, उस पुच्छ से हम बचे हुए शीर्ष की तरफ तीसरी भुजा बनाते हैं और इसकी दिशा रखते हैं शीर्ष से उच्च की ओर, यानी कि इन दोनों सदिशों के क्रम से विपरीत क्रम में हम तीसरी भुजा रखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे सीधा सदिश कह दें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए सदिश और बी सदिश का योग किसके बराबर होगा? सी सदिश के बराबर होगा, यानी कि सी यहाँ पर क्या है? ये परिणामी सदिश है। ठीक है, तो अब कथन कैसे करेंगे? यदि हम दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं में रखें तो तीसरी भुजा जिसकी दिशा पहले सदिश के पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष की ओर हो, इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में है उनके योग को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से आपका ये हुआ त्रिभुज नियम। अब चतुर्भुज नियम क्या है? तो चतुर्भुज नियम के लिए देखिए, यदि हमारे पास दो सदिश दिए गए हों, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी कोण पर, आपस में अगर आप इनका कोण देखें, कितने भी कोण हो सकता है। ये हमारे पास यदि P सदिश हो, ये यदि हमारे पास Q सदिश हो, तो देखिए यहाँ हमने क्या किया था, दो सदिशों को एक ही क्रम में जोड़ा था। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको इनके पुच्छ से जोड़ देंगे। अब थोड़ा सा मैंने इसको स्लैंटेड बनाया था, तो इसको यहाँ पे भी मुझे स्लैंटेड ही बनाना पड़ेगा। क्यों मैं इसको मूव कर पा रही हूँ? इस सदिश को मैंने उठा के यहाँ कैसे रख दिया, इस सदिश को मैंने उठा के इससे क्यों जोड़ दिया था? क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि सदिश को बिना परिमाण व दिशा बदले हम कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का उपयोग करके मैं यहाँ पर ये चीज़ कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, इनको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया कि ये इनके पुच्छ से जुड़ रहे हों। ठीक है, अब समझिए, मैं अगर मेरे पास Q का शीर्ष लूँ और P का शीर्ष लूँ, तो Q के शीर्ष से मैं कैसे समांतर रेखा खींचूंगी जो P के समांतर हो। ठीक है ना, इस प्रकार से उसके बराबर हो, उसके समांतर हो। और अगर P का शीर्ष लूँगी तो यहाँ से भी मैं एक ऐसी रेखा खींचूंगी जो फिर से Q के समांतर हो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कैसा दिख रहा है हमें? ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। क्या किया हमने?
जो दो हमें सदिश दिए गए थे योग करने के लिए, उनको पहले तो उनके पुच्छ से मिला दिया, फिर उनके शीर्षों से हमने क्या किया, समांतर रेखाएं खींची। किसके बराबर? P के शीर्ष से खींची Q के बराबर एक समांतर रेखा, और Q के शीर्ष से खींची P के समांतर एक रेखा। यहाँ पर हमें एक बिंदु मिला जो ये इन दो रेखाओं को काटता है, और ये जो आकृति दिख रही है वो हमें समांतर चतुर्भुज जैसी दिखती है। फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसका जो ये विकर्ण होगा, देखिए ये जो विकर्ण है वह किसको प्रदर्शित करता है? इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये हमें क्या मिलेगा, देखिए P सदिश प्लस Q सदिश। ठीक है, इसको हम यहाँ पर R सदिश बोलेंगे। ये आपका P है, ये आपका Q है, विकर्ण के रूप में R मिल रहा है। ध्यान देंगे, अगर ये Q सदिश है तो इसके पैरेलल में हम इसको सरका सकते हैं, तो Q को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये भी कौन हुआ? Q सदिश। और अगर आप इसको देखें, P सदिश और Q सदिश क्रमागत लगे हुए हैं, तीसरी भुजा परिणामी सदिश बता रही है बेसिकली ये एक ही चीज। त्रिभुज नियम को ही चतुर्भुज नियम में देखा जा सकता है, तो दोनों एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका कथन कर लें। किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। इन नियमों को ग्राफीय विधि भी कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो निरूपण ले रहे हैं सदिशों का, वह चित्र वाला, आलेख वाला निरूपण ले रहे हैं। इसमें हम एक शरीर बनाते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, और उसके आगे शीर्ष लगा देते हैं जो दिशा का द्योतक होता है। जब भी आप त्रिभुज नियम लगाएंगे, दो सदिश दो भुजाओं के रूप में क्रमागत लगे होने चाहिए, एक ही क्रम में लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका शीर्ष यहाँ है तो आप इसको उल्टा रख दें, शीर्ष नीचे कर दें, पूछ ऊपर कर दें, नहीं। ठीक है, तो सदिश का जो जमावट है त्रिभुज नियम में क्रमागत होती है, लेकिन चतुर्भुज नियम में ये अपने पुच्छों से जोड़े जाते हैं, और फिर आप एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करके विकर्ण जो कटान बिंदु से आगे की ओर जा रही हो, सदिश के परिमाण के रूप में लिखते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हम बहुभुज नियम पे कैसे जाते हैं, यहीं से इसे हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम। तो आइए अब हम अपना एग्जाम्पल 4.1 कर लेते हैं। हमारा चैप्टर 4 में पहला एग्जाम्पल है ये, और ये कहता है कि किसी दिन वर्षा हो रही है और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। तो जब हम सदिश में आ गए हैं तो देखिए दिशाएं तो हर जगह आएंगी, और दिशाओं के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन सब का पिक्चर थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक पेज पर लेते हैं तो ऊपर की दिशा नॉर्थ, नीचे की साउथ, उत्तर दक्षिण मानी जाती है, और अगर आप इस प्रकार से लें तो ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट, पूर्व और पश्चिम माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वर्षा हो रही है। तो जो रेन है, रेन किधर गिर रही है? नीचे। अगर आप इसको कहें बारिश, वी वेलोसिटी चाल यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, आर रेन के लिए हमने लिखा है, और इसका मान हमें दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकंड। जो दिया जाता है उसे लिखते जाएं, चित्र बनाते जाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल को सक्सेसफुली सॉल्व करने का ये तरीका होता है। पढ़ते जाइए, एक डायग्राम सा बनाइए रफ सा, और फिर उसमें से अपना क्या चाहिए ये भी ढूंढ के निकाल लीजिए। कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम, इंपॉर्टेंट क्या है, चाल कितनी है और कहाँ से है, तो पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम इस ओर चलने लगती है। हम लगा देते हैं इसको, ये पूर्व से पश्चिम की ओर वेग है, हवा का चाल कह लें 12 मीटर प्रति सेकंड की। ठीक है, अब ये हमसे बोलते हैं बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को छाता किस दिशा में रखना चाहिए। आप जानते हैं पहले तो बरसात ऊपर से नीचे सीधे सीधे गिर रही थी, तब तो हमें छाते को इधर उधर टिल्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे हवा चलने लगी तो हवा की बौछार के कारण जो पानी की बूंदें हैं वो भी क्या होने लगी, किसी कोण पर गिरने लगी। ठीक, यहाँ पर आप एक समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो दो सदिश हैं, ठीक है, ये वेग हवा का और ये वेग बरसात का, इन दोनों को हम एक आसन्न भुजा के रूप में देख रहे हैं। अगर हम इन दोनों को इस प्रकार से बढ़ा लें तो ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, और इन दोनों के कटान बिंदु से शीर्ष की तरफ आने वाला जो सदिश है वो परिणामी सदिश होगा,
और पानी भी परिणामित रूप से इसी कोण से गिरना चाहिए और इस तरह से हम छाता जो होगा वो इस दिशा में रखना चाहेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, देखिए ये आपका VWE, तो आप इसको भी VWE के बराबर बता सकते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर परिमाण के रूप में देखें तो जितना ये परिमाण है उतना ही ये है, दोनों बराबर है, समांतर है। अगर हम परिमाण निकालना चाहें तो ये जो V सदिश है कितना आ जाएगा इसका परिमाण, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, VWE का स्क्वायर प्लस V रेन का स्क्वायर, और यहाँ पर आप मान लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर को अंडर रूट आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 37 का स्क्वायर मिलेगा। इसीलिए 37 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पानी यहाँ से गिरेगा। अब भाई ये कोण कैसे निकालें, आपको कैसे पता चले कितने कोण पर हमें झुकाना है। तो देखिए ये कोण निकालने के लिए हम टेन थीटा का उपयोग करेंगे। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है यहाँ पर 12 और आधार कितना है यहाँ पर, ये वाला आधार है बटे 35। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.343 और जब आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसका मान निकालेंगे तो थीटा को आप 10 इनवर्स लिखेंगे 0.343। 10 की टेबल में जहाँ 0.343 मान मिलेगा आपको, वहाँ आपको थीटा कोण मिलेगा 19 डिग्री। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लड़के को दिशा से अपना छाता कितने कोण पे रखना चाहिए, 19 डिग्री कोण पर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ग्राफीय विधि सीधे उपयोग में हम ले सकते हैं कभी भी रिजल्टेंट निकालने के लिए। और दिशा किस प्रकार से निकालेंगे, मान किस प्रकार से निकालेंगे, उसका एक एग्जाम्पल हमने आज सॉल्व किया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।